क्या लिया था? जैसे आती एक बात बताओ, उसकी जगह खुद की नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, इसीलिए हमारी महिलाएं बहुत बार कहती हैं, अपने कहाँ रहती हो तो पिता के घर, कहाँ रहती हो तो पति के घर, क्योंकि उसका अपना घर। बेटा नहीं बोलता मेरे पिता के घर रहता हूँ, बोलता मैं अपने घर में रहता हूँ। बरोबर है ना? लेकिन बेटी क्या बोलती है? मायका जरूर आता है ना? उसका मायका है, उसका ससुराल है, उसका अपना घर नहीं है। नाम भी वो जोड़ती है तो किसके नाम से पहचानी जाती है? पिता के या पति के। बेटे काफी हो जाता है, पत्नी का जब तक पिता का नाम है तब तक लो तो भी वो अपनी अलग से पहचान बना लेता है। समझ में आ रहा ना? महिलाओं का नहीं है। तो महिलाओं को उसने कहाँ रहना चाहिए, जहाँ पे जन्म लिया वो उसका अपना है या नहीं है, उसके हिसाब से उस पर उसको कोई अधिकार नहीं है। वो उसको जाना पड़ेगा जहाँ उसको भेजा जाएगा या जो ले जाएगा। तो उसकी जगह कहाँ पर है? ये सब लोगों के नीचे। कहाँ है महिला? कहाँ है? इसका अपना कुछ भी नहीं, वो जहाँ जाएगी वहां की हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जो ले जाएगा, जन्म कहीं पर भी हो, जो ले जाएगा वहां होगा। और अगर उसने छोड़ दिया तो वापस वो जहाँ जन्म हुआ वहां नहीं जाएगी। वो कहाँ जाएगी? सबसे नीचे। उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। एक बार उसके माँ बाप तो बोलते हैं मेरे घर से डोली निकली है, अर्थी वहां से निकले, और वो अर्थी नहीं निकली, डोली निकल चुकी है। तो डोली भेजने वाले के उसको स्वीकार करता है? नहीं करता। और ये आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले से है और अभी बदल गया हो। तो ये कहाँ जाती है फिर? वो ऐसी स्थिति में जहाँ पे उसकी जगह कोई नहीं है। अब ये क्या है? बाबा साहब इसको कहते हैं या बाकी लोग भी कहते हैं, ये एक बिल्डिंग है। क्या है ये बिल्डिंग को क्या कहते हैं? इमारत। क्या है ये इमारत? जो ऐसी सीधी खड़ी है। हम पुरुषों के मामले में कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हो सकता, क्षत्रिय वैश्य नहीं हो सकता, वैश्य शूद्र नहीं हो सकता, ये शूद्र उल्टा वाइस वर्सा, या वो आना जाना नहीं कर सकता, कोई अपनी जगह बदल नहीं सकता है। यानी बाद वाली जो पहले वाली थी वो अलग थी, जिसमें वो जनेऊ दिया जाता है या कुछ दीक्षा हुआ करती थी, वो अलग चीज हो गई। पहले सब ओपन था, उनकी योग्यता के अनुसार होता था, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें वो समय तो महिलाओं को भी मतलब शिक्षा का अधिकार था, योग्यता के अनुसार उनको भी वर्ण दिया जाता था। वर्ण दिया जाता था ना, उनको नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे ये सब आया तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति एकदम ही निम्न दर्जे की। तो इमारत से अगर मैंने इसको एक नाम दिया है, पिक एंड ड्रॉप थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? पिक एंड ड्रॉप। यानी ब्राह्मण को चाहिए तो कोई भी जगह से, क्योंकि सीढ़ी नहीं है तो वो उठाएगा। क्या करेगा? वो पिक करेगा, यूज करेगा और थ्रो करेगा। थ्रो करेगा तो वो यहाँ से उठाए तो यहाँ नहीं गिरेगी, वो कहाँ गिरेगी? समझ में आ रहा है ना? कहाँ गिरेगी? नीचे, क्योंकि यूज की हुई को ये बीच में कहीं जगह नहीं है। तो ये इसको कहेंगे हम पिक एंड ड्रॉप थियरी। और इस हिसाब से देखेंगे, अगर ये इमारत है तो नीचे में ये महिलाओं का बहुत ही बड़ा मजबूत सा पाया है। क्या कहते हैं इसको? पाया। क्या ये यहाँ रहकर इसका अपना संगठन हो जाता है। ये उस हिसाब से चलती है
जिस हिसाब से उसको चलने को कहा गया है। जैसे उसको बोला तुम ऐसे रहो, तुम पीड़ित हो, तुम गंदी हो, तुम अपवित्र हो, वो यहाँ आ गई और अपने आप को वैसा उसने साबित कर दिया, क्योंकि वो सोचती है कि कभी तो मुझे सम्मान मिलेगा, तो जैसा ये लोग चाहते वैसे वो रहने का प्रयास करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा धर्म की नींव या समाज की नींव का आधार महिला हो जाती है। एक घर में महिला जिस धर्म को मानेगी वो पूरा परिवार उसी धर्म पर चलता है। लेकिन वो महिला अपनी मर्जी से वो धर्म चला रही है। अगर वो अपनी मर्जी से चला रही है तो उसको रहने का अधिकार नहीं है। उसको परंपरा से, उसके ससुराल से जो चला आ रहा है, चाहे वो किसी और धर्म से आ रही हो, लेकिन जहाँ पे वो शादी करके गई है वो ससुराल वाले जिस धर्म को, जिस मान्यता को, जिस परंपरा को मानते हैं, उसी को लेकर उसे चलना पड़ता है, निभाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सारी धर्म की जिम्मेदारी उस महिला पर। समझ में आ रहा है? धर्म की कर्म तो वही है, वो धर्म के अनुसार वो कर्म करेगी। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर वो धर्म से बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो उसी महिला को जवाबदार ठहराया जाएगा कि तुमने सही तरह से संस्कार नहीं दिए, तुमने ही उनको बताया नहीं, तुमने ही इनको सिखाया नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया, हमने इनको और ये इतनी मजबूत होती है कि हमारे ऐसे कितने कार्यक्रम हो जाते तो भी वो बदलने को तैयार नहीं होती। दोनों में से कोई नहीं। इतनी कट्टर हो जाती है वो, बहुत कट्टर होती है। इसलिए हमने यहाँ पे नाम दिया, इस इमारत के नीचे ये बोल्डर है, ऐसे बोल्डर है वो, उसको फोड़ो तो भी फूटेगी नहीं। हार गई तो बोल्डर बन गई, बोलेंगे नहीं मुझे नहीं बदलना। समझ में आ रहा है? तो बाबा साहब क्या कहते हैं, मैं तो इस इमारत को गिराना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? और संविधान के माध्यम से उन्होंने गिरा दिया। अब ये गिरा दिया तो असर इस पर भी होना चाहिए ना। ये गिर गया, ये ज्यादा कम असर इस पर, अभी भी इसमें भी बहुत परेशानी है क्योंकि इमारत गिरी है, ये नहीं गिरे, ये इसके बाजू में इसके ऊपर ही है, वो ये मान हिलने को तैयार नहीं है। उनको हटा, मेरे ऊपर कुछ गिरेगा तो मैं क्या करूंगी, हटाऊंगी ना। मेरे ऊपर कोई कुछ गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, ईटा गिर रहा है, रेती गिर रही है, तो मैंने क्या करना है, हटाना है। लेकिन ये हटाने को तैयार नहीं है। और ये हटा, समझ रहे हो, ये नहीं हटा रहा है तो ये भी नहीं हिल रही है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ इन्हीं का दबाव नहीं है धर्म के अनुसार, उनके ऊपर यहाँ का भी दबाव है। समझ में आ रहा है? इसका भी दबाव बहुत है। इसलिए कहते हैं महिलाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी परंपरा को मानती हो, लेकिन पुरुषी सत्ता से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। कौन सी सत्ता है? चाहे फिर वो पिता की हो, पति की हो या बेटे की हो। समझ में आ रहा है? तो उस सत्ता से बाहर निकालने का काम ही बुद्ध ने किया। क्या किया बुद्ध ने? अब ये रिपीटेशन होगा, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस में मैं बोलना चाहूँगी कि भिक्षुनी बन गए, टीचर बन गए, और वो बदलाव लाने के लिए कार्य करने लगे। तो यहाँ पे सभी महिलाओं ने भिक्षुनी बनना है ज़रूरी नहीं है, लेकिन बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर हम बदलाव के लिए तैयार हो जाएंगे तो इसके ऊपर ये जो है ना, इनको हिलाने की ज़रूरत है ऊपर वालों को,
तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल है पुरुषों को हिलाना। महिला पुरुषों को हिला सकती है। उसके लिए ज्योतिराव फुले जी कहते हैं, एक महिला यदि शिक्षित हो जाती है तो क्या करती है? परिवार को और समाज को दोनों को शिक्षित कर देती है ना। तो ये महिलाओं की शिक्षा लेना जरूरी है ताकि उस परिवार, खास करके हम किसकी बात करते हैं, इन परिवार के लोगों को बदलने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो ये इस थियोरी को बताने का मतलब ये था कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो अभी तक महिलाएं निभाते आई है वो उन्होंने निभा लिया, लेकिन अभी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो बाहर निकल के मतलब परिवार छोड़ के नहीं, वो परिवार में परिवर्तन लाए। पुरुषों को वो महिला बदल सकती है। क्या कर सकती है? ये कि वो घर के पुरुषों को बदल सकती है। तकलीफ बहुत होती है, मुझे मालूम है। कुछ महिलाएं कहती है, अरे भाई हम कुछ बोलेंगे तो हमको मार पड़ती है, गाली पड़ती है। मैं बोली फिर तुम सही करोगे तो भी मारेंगे, बुरा करोगे तो भी मारेंगे, तो मार खा के सही करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे भी मार खाना है और वैसे भी मार रहा है ना। मन से लंगड़ा कर रहा है आपको, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है, आप हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ताकत जानेंगे ना, बिना द्वेष के भी अगर बुद्धिज्म जान लेते ना, तो बिना अपने परिवार के पुरुष के खिलाफ जाकर उनका द्वेष किए बगैर भी उनको बदल सकते हैं। हाँ, तब फिर लड़ाई नहीं होती। तो फिर लड़ाई नहीं हो। लेकिन आसान भी नहीं है आगे वाले को लड़ाई से रोकना, है ना। तो मार तो खाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि स्कूलों में जब हमारे कार्यक्रम होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी के, तो उनको हम पूछते हैं, बेटा कितने लोग अपने माँ पापा के लिए बीड़ी लाने जाते हैं, गुटखा लाने जाते हैं? तो कुछ हाथ धीरे धीरे ऊपर होते हैं। हाँ बंते जी, हमको भेजते हैं पापा, और नहीं गए तो क्या करते हैं? बोलते मारते हैं। तो बोली गुटखा खाना और बीड़ी पीना अच्छा है? बोले नहीं ना बंते जी। तो मैं बोली अगर तुमने मना किया तो तुमको मार पड़ेगा, लेकिन उन्होंने वो खाया और वो पिया, तो तुम्हारे साथ में कौन सा अच्छा हो रहा है? तुम्हारे पापा जल्दी मर जाएंगे, तुम्हारे पापा जल्दी मर जाएंगे, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो तुम उन्हें मरा हुआ देखना चाहते हो? तो बोले नहीं। तो मैं बोली मार खा के उनको जिंदा रखो ना थोड़ा सा। तो फिर बाद में आखिरी में जब पूछते तो बोलते हाँ बंते जी, हम तो लाकर नहीं देंगे, बोलेंगे पापा हम आपके अच्छे के लिए नहीं लाते, जाओ। हमको बंते जी ने कहा है कि ये बात अच्छी नहीं है, आपको नुकसान होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपके साथ में बहुत बुरा होगा, फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए हम ये सब चीज़ें नहीं लाते हैं। चाहे आप हमें मारो, डांटो, कुछ भी करो, हम नहीं लाएंगे। ये जिद, अच्छे के लिए जिद करना ये ज़रूरी है महिलाओं के लिए। जो बच्चों को तो हम सिखा देते हैं, लेकिन महिलाओं को वो निर्णय लेना पड़ेगा, तभी आपके बच्चों में भी वो भाव उतर आएंगे, या उस तरह की एक कार्य करने की शक्ति जो है ना वो बच्चों में भी आप डाल सकते हो। हमारी महिलाएं बहुत बार ये सोचती है, अरे हम लड़ाई करना नहीं चाहते, वो जैसा बोलते वैसा कर लेते, गाली देते हैं, मारते हैं तो सुन लेते हैं, क्यों फालतू में हम बोले, क्यों फालतू में हम उनको कहे कि क्यों मारते हो, लड़ाई वड़ाई नहीं करो, ये सब, क्योंकि तो रुकता नहीं है। लेकिन इसके बहुत गलत परिणाम ये होते हैं कि बच्चों की नज़र में माँ दोषी होती है, क्योंकि एक बच्चे को अगर कोई मारता है ना बिना गलती के, तो वो विद्रोह करता है। क्यों मारा आपने? मैंने तो नहीं किया ना, फिर भी आप मुझे मारती हो, बोलता है बच्चा। लेकिन माँ नहीं बोल रही है कि मैंने गलत नहीं किया तो क्यों मार रहे हैं। तो बच्चे को मालूम है जब वो गलती करता है तो वो चुप रहता है, तो माँ क्या कर रही है?
चुप रह रही है, तो उनकी नज़र में आप कौन हो? आप गुनहगार हो, आप दोषी हो। इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है कहता है ये माँ ही ऐसी है, मेरे पापा बहुत सही है, और उल्टा पापा तो सब कुछ उसको देते हैं। आप अच्छाई के लिए डांटोगे मारोगे तो वो कंप्लेंट करेगा, पापा भी नहीं कहते क्या बात है बेटा क्यों मारा मम्मी ने, तुम कुछ गलत कर रहे होगे इसलिए मारा होगा ना, वो नहीं कहता। वो कहता है मुझे बताना तेरी मम्मी ने क्यों मारा है, क्यों मारती हो मेरे बेटे को। होता है ऐसे? नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, फिर पापा खुश अच्छा हो जाता है और मम्मी बुरी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि उसको ठीक करने की। वो उल्टा रहा, वो डांट रही है मार रही है तो उसकी कंप्लेंट हो रही है, और कंप्लेंट जिसके पास हो रही है वो ये नहीं देख रहा है कि ये इसको सही करने के लिए मार रहे हैं या डांट रहे हैं। वो उल्टा माँ को डांट रहे, मेरे बेटे को कल से हाथ नहीं लगाना, खबरदार जो मेरे बेटे को कह दिया तो। बेटा खुश और गलतियाँ करेगा, लेकिन और वो पापा को क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि पापा को देखते ही बेटा चुप हो जाता है, किताब हाथ में उल्टी पकड़े या सीधी पकड़े। माँ 10 बार बुलाएंगी ना तो नहीं आएगा, लेकिन पापा ने देखा कि टाइम हो गया है, आकर सीधा किताब पढ़ा, फिर बोलते माँ ही गलत है, डांटते रहती है। देखो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हमारे परिवार में घटनाएं होती है जिसको हर महिला ने समझना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी हमारे परिवार के लोगों को देना ज़रूरी है, ये भी शिक्षा का एक भाग है। चाइल्ड साइकोलॉजी सीखना है तो आपको भी अच्छा शिक्षित होना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही भाग बताना चाहना ज़रूरी है, इनको विद्रोह करना ज़रूरी है, इनको शिक्षित होना ज़रूरी है, तभी वो बदल लेंगे ना। वो समय परिवार में आएगा जब महिलाएं अपने कर्तव्य को जानेंगी कि मेरा ये पति भी गड़बड़ है और ये मेरे बच्चे भी गड़बड़ हो रहे हैं। ये दायित्व महिलाओं का होगा कि महिलाओं के ऊपर इतना भार थोपा जाता है। पुरुष दारू पे के आएगा, पुरुष अनैतिक कार्य करके आएगा, महिला नहीं पूछ सकती, क्योंकि वो अपने को ये समझ लिया कि मेरा तो अस्तित्व नहीं, मेरा मैका भी नहीं है और मेरा ससुराल। बहुजन की बात रखी है, मैंने गलत तो नहीं कहा। लाल जी कह रहे वो भी गलत नहीं है, लेकिन बहुजनों में कौन पीता है आज, है ना? तो पुरुष ही हमें दिखाई देते हैं। महिलाओं को तो इतना बंदी कर रखा है, अभी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर निकल रहे हैं तो एक स्वतंत्र जो कहते हैं ना स्वातंत्र, तो वो फ्रीडम के नाम पर लड़कियां भी गलत फायदा उठा रही है, क्योंकि वो स्वातंत्र को, उस फ्रीडम को वो समझ नहीं पा रही है। यानी वो कहती है हम समानता को समझ नहीं पा रही है, समानता को वो ऐसे ले रही है कि मैं पुरुष के समान, मैं लड़के के समान हो जाऊं। वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन वो नैतिकता आधार नहीं होने की वजह से लड़का जो गलत कार्य करता है, अनैतिक कार्य करता है, लड़की भी वही कर रही है, क्योंकि वो समानता का सही अर्थ नहीं जान रही है। एक सम्माननीय जीवन जीने के लिए जो समानता चाहिए उस बात को वो समझ नहीं रही है। हम शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा देते समय, इसलिए बाबा साहब कहते हैं ना कि संविधान जब उन्होंने दिया तो उन्होंने हमें मौलिक अधिकार जरूर दिए, लेकिन हर मौलिक अधिकार में हमको उन्होंने कुछ बंधन दिए हैं। यानी आने जाने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन ऐसी जगह नहीं जा सकते जो तुम्हारे लिए वर्जित हो। यानी वो दूसरे का घर है, तुम दूसरे के घर में भी थोड़ी जा सकते हो। कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है, मतलब किसी के प्रीमाइसेस में जा सकते हो क्या? नहीं, जो पब्लिक प्लेस है वहीं जा सकते हैं। ये जो सार्वजनिक, हम तभी शब्द आया था, सार्वजनिक जगह है वहीं पे जा सकते हो। जो किसी की निजी संपत्ति है वहाँ पे आपको जाने का अधिकार नहीं है। आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते। यानी हर स्वतंत्रता के साथ में बंधन जरूरी होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, लड़कियों को बंधन में तो रखा, बाद में स्वतंत्रता भी दे दी, लेकिन वो बंधन जो बहुत ज्यादा था उसको कम नहीं किया।
खत्म नहीं करना है, लेकिन लड़कों को इतनी स्वतंत्रता दी कि उसको बंधन ही नहीं दिया। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यानी लड़के पर हमने नहीं दबाव डाला कि तुम 9 बजे के बाद में घर के बाहर क्यों रहते हो भाई। ये कभी बंधन डाला है? बेटा बोल रहा है कि मैं रात को पार्टी करके आऊंगा, तो माँ बाप नहीं पूछ रहे बेटा रात में बाहर नहीं रहना है। लड़की को बोलते हो। वो ऐसा हो गया कि लड़की के ऊपर अत्याचार करने वाला घूम रहा है रात में। रात में क्या काम होता है? सब गलत काम होते हैं, आपराधिक कार्य होते हैं। तो उस आपराधिक कार्य से पीड़ित होने के लिए आप लड़कियों के लिए बंधन डाल दिया। रात में आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं रहोगे, घर में आ जाओगे। लेकिन जो आपराधिक कार्य कर रहा है, आपके बेटे को कितने भी अच्छे संस्कार दे दो, लेकिन अगर वो बाहर जा रहा है और कई आपराधिक कार्य कोई और कर रहा है और वो उनके साथ सिर्फ खड़ा भी है, तो वो भी अपराधी हो जाता है। क्या हम हमारे लड़के के लिए वो बंधन दे रहे हैं? हम वो बंधन नहीं दे रहे। तो हमने दोनों के लिए सेम अधिकार और सेम बंधन नहीं रखा है। इसीलिए उसको घूमने को मिल रहा है तो लड़की को लग रहा है मेरे पे ज्यादा बंधन है। उसको तो रात में घूमने देते हो, मुझे क्यों नहीं घूमने देते? वो नहीं जान रहे ना कि आपने नहीं जाना। इस तरह की वो बातें हो रही है। तो हमको सारे जितने भी अधिकार स्वतंत्रता के मिले हैं, उसमें हमको बंधन दोनों को बराबर लगाना पड़ेगा, जो मानवीयता को प्रोत्साहित करे, नैतिकता को प्रोत्साहित करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। ये बातों को हमें समझना है और इस हिसाब से चलेंगे तो हमारी लड़कियां भी जो कार्य करती है, शराब पीते हैं या कुछ गलत आपराधिक कार्य करती है, वो नहीं करेगी। तो लड़की को भी वैसे ही रोकना जरूरी है। ठीक है, तो ये विषय समझ में आया। अज्ञान जो हम नियम पूर्वक या ज्ञान